आज का जो क्लास हेलो दोस्तों है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन थ्योरी का क्लास 2 के पार्ट 1 में हम समझेंगे कि कुछ अकाउंट्स का टर्म जैसे डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, बैड डेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन हम किसे बोलते हैं, एक्सपेंस क्या होता है और इनकम क्या होता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं डेटर से। देखिए डेटर क्या होता है। इन जर्नल डेटर इज अ कस्टमर। डेटर हम किसे बोलते हैं? कस्टमर को। अगर हम आम भाषा में बात करें तो डेटर क्या है? कस्टमर। मैं इसे समझा देता हूँ ये डायग्राम से, बहुत इजीली आपको यह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। कंपनी दो प्रकार से अपने गुड्स या सर्विस देती है। एक तो कैश में देती है और दूसरा क्रेडिट पे देती है। क्रेडिट मीन्स उधारी पर देती है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट की बात करेंगे जब डेबिटर का नाम लेंगे तो, क्योंकि कैश में देने वाले जो भी कस्टमर है उन्हें हम डेटर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे आगे हम समझते हैं। यह एक पर्सन है जिसका नाम है रोहन। यह क्या है? एक्स लिमिटेड के लिए कस्टमर है। और मैंने पहले ही बोला कि अगर इसको माल हम क्रेडिट पे देते हैं मीन्स उधारी पे देते हैं तो अकाउंट के टर्म में या फिर बिजनेस के अंदर हम इसे क्या बोलेंगे कि हमारा डेटर है। बात करें तो डेटर दो प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल एक्स लिमिटेड किसी एक पर्सन को माल बेच रहा है, या फिर कोई एंटिटी मीन्स कोई कंपनी को बेच रहा है, या कोई फर्म को बेच रहा है। हो सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई फर्म हो। फोर्थ पॉइंट यह बोलता है कि एक्स लिमिटेड के लिए यह जो डेटर है रोहन, वह एसेट्स है। मीन्स हम बिजनेस के अंदर डेटर को क्या मानते हैं? एसेट्स। ऐसा क्यों मानते हैं उस पर बात करते हैं कि एसेट्स हम क्यों मानते हैं। डेटर जिससे हमें पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है तो उससे कंपनी को फायदा ही होगा, जिसे हम बोलेंगे इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा कंपनी को इन फ्यूचर। तो जो भी बेनिफिट होता है अगर कंपनी को, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि हमारे लिए एसेट्स है। तो डेटर को हम किस साइड में दिखाएंगे? बैलेंस शीट्स के अंदर। हम कहाँ पे दिखाएंगे इसे? एसेट साइड में दिखाएंगे। और हम इसको एक नाम देंगे जो सब हेड होता है एसेट्स का, उसे हम बोलेंगे कि यह करेंट एसेट्स है। तो डेटर आपको क्लियर हुआ होगा। मैं समराइज कर देता हूँ कि डेटर क्या है। आप यह मीनिंग भी पढ़ लेना खुद से, जबकि मैं समराइज कर देता हूँ कि वह पर्सन जिसको कंपनी ने कोई सर्विस दी हो या फिर किसी प्रकार का गुड्स दिया हो ऑन क्रेडिट। किस पे दिया हो? क्रेडिट पे। और वह पैसा फ्यूचर में उससे मिलने वाला हो मीन्स एक महीना बाद या 2 महीने बाद, तो उसे हम बोलते हैं कि वह कंपनी का डेटर है। आम भाषा में हम उसे बोलते हैं कि वह एसेट्स है, सॉरी कस्टमर है। और डेटर जो है वह कंपनी के लिए क्या है? एसेट्स है मीन्स पूंजी है। पैसा आएगा ना उससे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो हमारे लिए एसेट्स है। जैसे कैश हमारे लिए एसेट्स है, उसी तरीके से डेटर भी हमारे लिए एसेट्स है। अब ये हम बिजनेस के टर्म में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर क्या होता है। इन अ जर्नल क्रेडिटर इज अ सप्लायर। ऊपर हमने देखा कि कस्टमर है कौन? डेटर। यहाँ पे हमने देखा कि जो क्रेडिटर है वह सप्लायर है। मैं इसे भी डायग्राम के थ्रू बहुत ही आराम से बताता हूँ आपको। आपको यह जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। यह एक्स लिमिटेड है। इसने एक सर्विस ली। किससे? यह बंदे से, यह जो सूट बूट में बंदा खड़ा है, इससे एक सर्विस ली। किस तरह का सर्विस ली? कंसल्टेंसी सर्विस ली। जैसे कि आईटी का कोई सर्विस लिया होगा, या फिर कोई टैक्सेशन का सर्विस लिया होगा, जीएसटी का सर्विस लिया होगा। तो इस तरह का कोई भी सर्विस लिया होगा। तो ये बंदा क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर। मीन सर्विस दे रहा है किसे? एक्स लिमिटेड को। पर हाँ, या किस कैसे इसके जो सर्विस है वो कैसे हो रहा है? क्रेडिट में हो रहे हैं। जब भी क्रेडिटर हो या डेटर हो तो हम बात करेंगे कि उधारी पे हो रहा है। मीन्स एक्स लिमिटेड जो सर्विस ले रहा है वो उधारी पे ले रहा है और फ्यूचर में वह उसे पैसा देगा। किसे? यह बंदे को। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई क्या कर रहा है? सर्विस। इसलिए अभी क्रेडिटर है किसका? एक्स लिमिटेड का। और जो क्रेडिटर होता है हम उसे अकाउंटिंग टर्म में लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर हम किसी का पैसा लिए हैं तो हम उसे बोलेंगे कि लाइबिलिटी है वो हमारा। मीन्स हम
आज या कल उसे पैसा चुकाएंगे ही चुकाएंगे। तो एक्स लिमिटेड के लिए क्या है बंदा, लाइबिलिटी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल है। इस तरह से डेटर में हमने देखा कि डेटर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से नीचे हम आते हैं जहां पे एक कंपनी प्रोवाइडर है, मतलब एक कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज का, गुड्स दे रहा है, किसे, एक्स लिमिटेड को। तो हम इसे बोलेंगे कि यह सप्लाई कर रहा है गुड्स का, और यह गुड्स जो है क्रेडिट पे दे रहा है एक्स लिमिटेड को, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, क्रेडिटर है अकाउंटिंग टर्म में। और यह भी लाइबिलिटी है क्योंकि एक्स लिमिटेड आज या कल इसे भी पैसा चुकाएगा, जो उधारी पे वो माल लिया है या फिर सर्विस लिया है। तो इसे भी हम लाइबिलिटीज बोलेंगे। और यह जो दोनों प्रकार के, जो आपने क्रेडिटर देखा जो इंडिविजुअल ऊपर देखा, और जो यह गुड्स जो प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, इसे हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिटर। यह जो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में किस साइड में दिखेगी, या बैलेंस शीट्स के अंदर लाइबिलिटी साइड के अंदर ही दिखती है। बैलेंस साइड के दो कॉलम आप देखे होंगे, दो साइड, एक एसेट्स और दूसरा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में करेंट लाइबिलिटी के रूप में हम इसे दिखाते हैं क्रेडिटर को। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर पे। यह भी एक कंपनी है, ठीक है, जो फंड प्रोवाइड कर रही है, किसे, एक्स लिमिटेड को, जिसे हम बोलते हैं लेंडर्स। आम भाषा में हम बहुत बार बात करते हैं कि लेंडर है, मतलब कोई लोन दे रहा है। या कौन हो सकते हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं लोन, बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फॉर एग्जांपल। ये एलएनटी होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा एलएनटी फाइनेंस। तो ये क्या है, एनबीएफसी है। बजाज फिनसर्व, ये क्या है, ये भी एनबीएफसी है। अगर आप कोई बाइक लेने जा रहे हैं तो बहुत बार आप देखेंगे आपका जो बाइक जो फाइनेंस करेगा वो एलएनटी हो सकता है, या फिर कोई बजाज फिंस हो सकता है, या फिर इसी तरीके से और भी कोई एनबीएफसी कंपनी होते हैं जो बैंक नहीं होते। फ्यूचर में आप पढ़ेंगे। कोई सोसाइटी है जो पैसा प्रोवाइड कर रही है किसे, कंपनी को एज अ लोन, जिसके बदले में लोग क्या लेंगे, इंटरेस्ट, मीन्स कॉस्ट बियर करेगा कंपनी इसके अगेंस्ट में जो फंड उठा रहा है। और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को। इस तरह का जो लेंडर होते हैं उन्हें हम बहुत बार बोलते हैं कि ये लोन क्रेडिटर है, या फिर हम बोल देते हैं कि ये लेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आया कि क्रेडिटर कितने प्रकार से हो सकते हैं। एक जो सर्विस दे रहा है, दूसरा जो गुड्स दे रहा है, और तीसरा जो फंड दे रहा है, मीन्स पैसा दे रहा है। तो इस तरीके से क्रेडिटर आपने समझा कि क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, मैं समराइज कर दूं, तो वह पर्सन जो कंपनी को कोई गुड्स दे रहा हो या सर्विस दे रहा हो या किसी प्रकार का फंड प्रोवाइड कर रहा हो, और जो गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट दे रहा हो, और जो फंड प्रोवाइड कर रहा हो इंटरेस्ट भी ले रहा हो, तो इस तरीके का जो पर्सन होते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि यह क्रेडिटर है कंपनी के लिए, और यह लाइबिलिटी भी है कंपनी के लिए, जिसे कंपनी को फ्यूचर में चुकाना होगा, मीन्स पे करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा टर्म है वो है बैड डेट्स। मीन्स बैड डेट्स मीन्स होता क्या है। यह बहुत ही अच्छा टर्म है, बहुत बार स्टूडेंट जो नए आते हैं अकाउंटिंग्स के अंदर वो कंफ्यूज होते हैं बैड डेट्स में। तो आइए देखते हैं बैड डेट्स होता क्या है। बैड डेट्स arise when the customer refuse to pay। अब ये पे क्या है, पे किसे करेगा कस्टमर, एक्स लिमिटेड को। जो बैड डेट्स रिलेट होता है ना, मोस्टली वो रिलेट होता है कस्टमर से। कस्टमर कौन है, डेटर, और डेटर को हम क्या बोलते हैं कि एसेट्स है कंपनी के लिए। देखिए यहाँ पे होता है क्या है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मैं इसे भी डायग्राम से समझा दूं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसने कुछ गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की है इन लोगों को। यह ग्रुप ऑफ डेटर है, मीन्स ग्रुप ऑफ कस्टमर है। यह सब बोल रहे हैं कि मैं आपको पैसा दूंगा, एग्री टू पे, बोल रहे हैं एक्स लिमिटेड को पैसा दूंगा। पर इसमें से ही एक बंदा है, मान लीजिए वो रोहन ही है, जो बोल रहा है मैं पैसा नहीं दूंगा। देख रहे हो, भाग रहा है पैसा लेकर के, देखो माल लेकर के इसमें भाग रहा है, बोल रहा है पैसा नहीं दूंगा। एक क्रेडिट कार्ड है इसके पास, बोल रहा है पैसा नहीं है इस पे, 1 रुपया नहीं दूंगा। तो ये जो माल मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने इसे बेचा होगा रुपये 10,000 का,
10,000 का माल बेचा होगा। अभी बोल रहा है मैं पैसा ही नहीं दूंगा, पर माल तो ले चुका है। 10,000 का माल बेचा है इसे, ये बोल रहा है मैं पैसा तो नहीं दूंगा, पर माल तो ले चुका है या फिर सर्विस तो ले चुका है, जो एक्स कंपनी, एक्स लिमिटेड ने इसे दिया है। तो ये जो माल ले चुका है या सर्विस ले चुका है जिसके अगेंस्ट में इसे पैसा देना था और वो नहीं दे रहा है, तो एक्स कंपनी के लिए क्या हो गया ये पैसा? मीन्स 10,000 रुपीज एक्स कंपनी के लिए क्या हो गया? लॉस या एक्सपेंसेस। तो इस तरह का जो लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं कि ये बैड डेट्स है, वो उधारी जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। देखते हैं मीनिंग। बैड डेट्स व्हेन arise कस्टमर मीन्स डेटर रिफ्यूज टू पे। अब यह कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है नहीं देने का? ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री गुड्स और सर्विस रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड ने रोहन को कोई गुड्स बेचा हो या फिर सर्विस दिया हो सकता है कि गुड्स खराब गया हो जिसके कारण वो गुड्स 20,000 का था, रोहन ने बोला ऐसा नहीं है कि वो 20,000 का गुड्स है, मेरे लिए तो ये 10,000 का गुड्स है, आपको 10,000 रुपया मैं नहीं पे करूंगा। ये भी हो सकता है। या फिर कोई सर्विस दी हो पर वो टाइम पे न दिया हो जिसके कारण हो सकता है कि जो कस्टमर है उसे कोई लॉस हो गया हो सकता है। तो भी वो बोल रहा है कि मैं आपको फुल पेमेंट नहीं करूंगा, मैं कुछ ही पेमेंट आपको कर पाऊंगा क्योंकि मेरा भी इसके कारण लॉस हुआ है। तो नॉट सप्लाई एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों के बीच में जो सहमति बनी थी और जो एग्रीमेंट हुआ था उसके स्टैंडर्ड के ऊपर काम नहीं हुआ है, इसलिए हम आपका पैसा रोक रहे हैं, बोल सकता है डेटर। सेकंड कारण मैं बताऊं तो ड्यू टू कस्टमर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। हो सकता है कि कस्टमर के पास पैसा ही न बचा हो, बैंकक्रप्ट हो गया या फिर वो कंगाल है, ठीक है, इसके कारण भी वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो ये सब का चीज एक ही बन रही है। अगर आप देखो तो नो लॉन्गर पॉसिबिलिटीज टू कलेक्ट योर रिसीवेबल एक्स लिमिटेड के लिए है, मीन्स कंपनी की कोई भी पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है कि वह फ्यूचर में भी इसे रिसीव कर पाए, अपने क्या रिसीवेबल को, मतलब जो पैसा है उसको। एक बात और बता रहा है, यह बात को आप ध्यान दे के पढ़ना, यह लाइन को। ऑल्सो नॉट ऑल डेट्स, मीन्स कह रहा है कि सभी डेट्स जो होते हैं ऑफ एन एंटिटी मीन्स कंपनी इज अ बैड डेट्स। ऐसा आप नहीं कर सकते कि जितने भी डेट्स है कंपनी का वो बैड डेट्स ही है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एक्स लिमिटेड ने 10 लाख रुपए का माल बेचा 10 लोगों का, 10 लोगों को 10 लाख रुपए का माल बेचा, मीन्स हर एक पर्सन को 1,00,000 रुपए का माल बेचा। तो जरूरी नहीं है कि जो 10 लाख पूरा है वो बैड डेट्स हो जाए, उसमें से कुछ ही परसेंटेज हो सकता है, 50,000 बैड डेट्स हो या फिर 2 लाख हो, कुछ ही परसेंटेज बैड डेट्स होते हैं, बाकी तो आपको पैसा मिलना ही है। नहीं तो आप कैसे बिजनेस करोगे? आप पूरा माल बेच रहे हो, पूरा ही डेट्स हो गए बैड डेट्स, वैसे तो बिजनेस होगा ही नहीं आपका, आप घाटे में चले जाओगे, आप दिवालिया घोषित हो जाओगे। तो ही बोल रहा है कि ऑल डेट्स जो होते हैं इज नॉट अ बैड डेट्स, उसमें से कुछ गुड डेट्स भी होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए रोहन बैड डेट्स हो गया, ठीक है। बाकी इसमें से 95% जो लोग हैं वो बोल रहे हैं मैं पैसा दूंगा। अब यहाँ पे एक बात आती है गुड डेट्स की और डाउटफुल डेट्स की, कि डाउटफुल डेट्स क्या होता है। आप एक टर्म सुनेंगे डाउटफुल डेट्स। मान लीजिए कि कंपनी को फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिले थे, सॉरी पास्ट में, जो बोल रहे थे कि मैं आपको पैसा दूंगा, पर कंपनी को डाउट हो रहा है कि इसमें से भी 2% लोग जो है ना वो पैसा नहीं देंगे। मीन्स कितना परसेंट पैसा देंगे? 93%। बाकी 2% जो पैसा नहीं देने वाले हैं, कस्टमर नहीं बोल रहे कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, कंपनी मान के चल रही है, क्योंकि इनको पास्ट में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोग उसमें से भी पैसा नहीं दे रहे हैं। तो यह जो 2% पैसा देने वाले नहीं है ना, जो कंपनी मान रही है, उसे हम बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। अगर मैं नंबर में समझाऊं तो मान लीजिए कि कंपनी ने 10 लाख रुपए का माल बेचा, जिसमें से 10,000 रुपए का तो माल गया काम से, मीन्स ये बैड डेट्स है रोहन वाला। बाकी जो पर्सन बचे 9,90,000 रुपए का मान लीजिए, उसमें से भी जो 1,00,000 रुपए के लोग हैं, वो कंपनी को लग रहा है कि ये डाउटफुल है, मतलब फ्यूचर में हो सकता है ये भी ना दे। तो ये भी जो माइनस कर लोगे ना, तो माइनस करके जो पैसा बचेगा, मान लीजिए 8 लाख जो भी समथिंग बचे, उसे हम बोलते हैं गुड डेट्स है। ठीक है, टोटल में से गुड डेट्स कुछ अलग हो गए, वह पैसा जो
देने वाले ही हैं, वो डेटर जो पैसा देंगे ही। दूसरा वो डेटर जो कंपनी के हिसाब से लग रहा है कि डाउटफुल हो सकते हैं नहीं देंगे, और वह पैसा जो कंपनी को मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने ही बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो कंपनी को मिलने वाला ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे बैड डेट से। बाकी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा इसे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, या मीनिंग को आप पढ़ लीजिएगा और आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, या डायग्राम के थ्रू भी। मैं इसे छोटा कर दूं एक बार, देख लो। ठीक है, अब नीचे चलते हैं डेप्रिशिएशन के ऊपर। ये भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मतलब टॉपिक्स है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बहुत बार डेप्रिशिएशन जो है ना, स्टूडेंट को माइंड में क्रिएट होता है बहुत सारे डाउट। हाँ, मैं ऊपर का एक छूट गया मेरा। बैड डेट्स को हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंस, और इसे हम रिकॉर्ड करते हैं पिंडल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पॉइंट, बैड डेट्स को हम बैलेंस शीट के अंदर भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप देखो, डेटर कितने का है, मान लीजिए 10,000 रुपये का या फिर 1,00,000 रुपये का। हमने बोला कि बैड डेट्स कितने का है, 10,000 रुपये का। तो जो डेटर, जो पैसा देने वाले बचे हैं, वो कितने हो गए, 90,000 रुपया। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी हम दिखाते हैं। और यह जो 90,000 है, यही मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। और किस तरह के एसेट्स है, करेंट एसेट्स, क्योंकि यह हमारे लिए डेटर है। क्योंकि 10,000 वाला तो देने वाला नहीं है, तो बाकी 90,000 ही हमारे लिए क्या हो गए, डेटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है डेप्रिशिएशन। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसे आराम से देखेंगे, स्लोली स्लोली। डेप्रिशिएशन, व्हेन एसेट लूज वैल्यू। ये पॉइंट को देखो, क्या बोल रहा है कि व्हेन एसेट लूज वैल्यू, वह एसेट जो अपनी वैल्यू को कम करे, वैल्यू मतलब अपना पैसे कम कर रही है, ओवर अ टाइम, समय पे, हर एक साल, हर एक महीने, इस तरह, अंटिल दे बिकम जीरो। जीरो मीन्स हो गया स्क्रैप वैल्यू, मीन्स वो अब नेग्लिजिबल अमाउंट पे बिक रही है। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि कोई मशीन आपने 1 करोड़ रुपए की ली, और उसे आप, जब उसकी लाइफ खत्म हो गई, 10 साल की लाइफ थी, 10 साल बाद आप उसे जब बेचने जा रहे हो ना, तो उस पर आपको 20 या 30 हजार रुपया मिल रहा है। तो कोई वैल्यू बचा उसका? 1 करोड़ की मशीनरी आप 20-30 हजार रुपये में बेच रहे हो, तो वो तो भंगार के भाव ही बिक रहा है ना। तो इस तरह का जो वैल्यू होता है, उसे हम बोलते हैं जीरो वैल्यू या फिर नेग्लिजिबल वैल्यू बोल देते हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो चार्ज होता है किस पे, फिक्स एसेट पे। डेप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं, फिक्स एसेट्स पे। जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, आप और भी ले सकते हैं एग्जांपल, कार, मोबाइल, एसी। पर यह सब यूज होना चाहिए बिजनेस के अंदर, ठीक है। या मोटर बाइक, या और भी बहुत सारी चीजें, फर्नीचर हो गया, इस तरह की चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने एसेट्स में, पर वो यूज होना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लैंड होता है ना, वो भी एसेट्स है कंपनी का। अगर आपका खुद का लैंड है, रेंट का नहीं, अगर आप खुद का लैंड है, आपने परचेस किया है, तो लैंड भी एसेट्स है कंपनी के लिए। बट लैंड पे आप डेप्रीशिएशन नहीं लगाते हैं। डेप्रीशिएशन क्या करता है, जो वैल्यू होता है कोई भी एसेट्स का, उसे डेप्रिसिएट कर देता है, मीन्स कम कर देता है। जबकि लैंड आपने देखा होगा, कभी भी आपके पास होगा या आपके पिताजी ने खरीदा होगा, तो उसकी वैल्यू जब खरीदे होंगे तो वो बहुत कम होगा, मान लीजिए 1,00,000 रुपया। पर अब अभी बेचने जाओगे मार्केट में, तो उसकी वैल्यू आपको करोड़ों में भी हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, या 25 लाख हो सकती है, मीन्स उससे तो बड़ी हुई दिखेगी। तो जो वैल्यू बढ़ती है ना, तो बोलते हैं कि लैंड एप्रिसिएट करता है, मीन्स इंक्रीज करता है अपने वैल्यू में, डिक्रीज नहीं करता है। डिक्रीज मतलब हो गया डेप्रिसिएट, और इंक्रीज जब करता है तो बोलते हैं कि हम एप्रिसिएट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी लैंड पे आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन बोलेगा तो भी मत लगाइएगा। कोई अगर कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि लैंड पे आप डेप्रिसिएशन लगा दो, तो आप बोल दीजिएगा कि लैंड जो होता है वो डेप्रिसिएट नहीं होता, लैंड हमेशा एप्रिसिएट होता है, मीन्स उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन समझे। डायग्राम से और भी इजी तरीके से इसे समझ सकते हैं क्या, देखिए। डेप्रिसिएशन किसी भी मशीन हो या फिर कोई भी कार हो या कोई भी फिक्स एसेट हो, उसको
आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, जैसे कार का कोई कॉस्ट आता होगा, मीन्स अगर कार आप खरीद रहे हैं तो हो सकता है 10 लाख रुपए का आपने कार खरीदा हो सकता है, ठीक है। ऑफ रिस्पेक्टिव एसेट मीन्स मैं समझाऊं तो हो सकता है कि जो कॉस्ट है ना मशीन का अलग हो, मशीन हो सकता है 1 करोड़ रुपए का हो, और जो आपने कार खरीदा है वो 10 लाख का ही हो। तो रिस्पेक्टिव एसेट इस सेंस में हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एसेट, वो एसेट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। आप सभी जानते हैं कि डीजल कार जो है आजकल गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 साल ही चलेगा, तो 10 साल ही चलेगा। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट क्या हुई, 10 ईयर्स। इसी तरीके से हो सकता है कोई मशीन आपने खरीदा हो और वो 20 साल उसका यूजफुल लाइफ है, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसका यूजफुल लाइफ क्या हो गया, 20 साल। तो अभी मैं कार लेके चल रहा हूँ तो हो सकता है कार का जो यूजफुल लाइफ है डीजल कार का हो गया 10 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लेवेज वैल्यू। स्लेवेज वैल्यू या फिर हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बताया एक लाइफ खत्म होने के बाद वो जब कार भंगार में बिक जाता है या फिर इतना कम भाव में बिकता है कि आप उसे नेग्लिजिबल वैल्यू बोल देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्लेवेज वैल्यू। डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कैसे करोगे, ये देखो। कॉस्ट ऑफ द कार क्या था, 10 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ द कार 10 लाख रुपीज था। उसमें से हमने जो बाद में मान लीजिए बिक रहा है 1 लाख रुपए का, 10 साल बाद हमने एस्टिमेट किया कि हो सकता है 1 लाख रुपए का बिके, मतलब जब हम वो कार को बेचने जाए तो कॉस्ट ऑफ द कार क्या हो गया, 9 लाख रुपीज। अब 9 लाख को अब धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब इसलिए अगर वैल्यू आप निकालना है इसका तो 9 लाख का जो कॉस्ट है, ये देखिए 9 लाख है। अगर मैं इसे डेप्रिशिएट करने लगूं तो मान लीजिए इसका 10 ईयर्स का लाइफ है, तो मैं बोलूंगा कि हर एक साल ये कितना डिप्रिशिएट हो रहा है। तो आप 9 लाख रुपए को 10 साल से डिवाइड कर दीजिए, तो हो सकता है ₹90,000 हर एक साल ये डेप्रिशिएट हो रहा है। मीन्स इसकी वैल्यू 90,000 रुपये से हर एक साल कम हो रही है। तो पहला साल अगर 10 लाख का है तो दूसरे साल हो सकता है 9,10,000 रुपये का इसका वैल्यू हो। तो इस तरह से डेप्रिशिएट होती है। आपके पास अगर बाइक होगा या फिर आपके पापा के पास बाइक होगा तो आप इंश्योरेंस जो होता है उस बाइक का या कार का, तो उसमें भी आप देखेंगे कि डेप्रिसिएट वैल्यू पे आपको बार बार इंश्योरेंस दिखाएगा। जो पहले नया होगा तो उसका वैल्यू अलग होगा, जैसे जैसे वो बाइक या कार पुराने होते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये हुआ डेप्रिसिएशन। मैं शॉर्ट में बोलूं तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, जिसे हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंस कैसे हुआ, जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं हम या फिर कोई भी फर्नीचर या फिर कोई भी मशीन खरीदते हैं हम, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रही और जितने से वो वैल्यू हर एक साल कम हो रही है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सिंपल रखते हैं, बाकी आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ज़्यादा डीप समझेंगे। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, दो प्रकार के मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन का। एक होता है एसएलएम मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या होता है। मेनली दो प्रकार की ही बातें करते हैं। एसएलएम मेथड में मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की कार ली, तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट क्या हमारा हुआ 10 लाख रुपया, इसी पे हम क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे। कैसे, मान लीजिए 10 साल चल रहा है तो हर एक साल हम बोलेंगे कि 1 लाख रुपए से मेरी कार जो है डेप्रिशिएट हो रही है। दूसरे में मान लीजिए 10 लाख का ही कार है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर पहले साल जो डेप्रिशिएट होगा वो होगा 1 लाख रुपए से। तो पहले साल जो डेप्रिशिएशन लग रहा है कार पे वो लग रहा है 1 लाख रुपया। तो कार जो पहले साल के अंत में कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 लाख रुपए। सेकेंड ईयर में जो डेप्रिशिएट होगा वो 9 लाख रुपए पे होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होगा सेकेंड ईयर में। जबकि एसएलएम मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स 10 लाख रुपए पे एक ही बार आप डेप्रिशिएशन लगा देते हो और सालों साल वही चलते रहता है। पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बोलता है कि नहीं, हर एक साल जो डेप्रिशिएशन लेस होकर के जो वैल्यू बचेगी, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू फॉर दैट ईयर, उस पर ही हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे एक परसेंटेज पे। मीन्स एक रेट होता है उसी पे हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो आपको यह समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ डेप्रिशिएशन मेनली जो टाइप होता है वो होता है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। नेक्स्ट उसी चीज़ को हम डायग्राम में कन्वर्ट करके बता दिए हैं तो आपको ज़्यादा इजी होगा। एक कंपनी ने एक कार खरीदी, एक कार है, खुशी खुशी उसने खरीदी
और इसका यूज जो कर रहा है वो बिजनेस के लिए कर रहा है। एक कार का कॉस्ट है 7 लाख रुपीज, ठीक है। एसेट्स फॉर अ कंपनी, या क्या एसेट्स है कंपनी के लिए, कोई भी एसेट्स जैसे कार या फिर कोई भी मशीन एसेट्स होता है कंपनी के लिए, जिससे फ्यूचर में उससे बेनिफिट लेंगे। कैसे लेंगे? मान लीजिए वो कार जो है किसी सामान लाने या ले जाने के लिए हो, तो उससे बेनिफिट तो हो रहा है ना, फ्यूचर में हमारा कॉस्ट बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या अदर कॉस्ट बच रहा है, तो बेनिफिट किसी न किसी तरीके से हो रहा है। तो ये एसेट है, तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एसेट साइड्स में, और ये हमारे लिए फिक्स एसेट है। ये डिटेल में करेंगे जब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। यूज इन बिजनेस, दूसरा कंडीशन क्या बोला, ये बिजनेस में यूज होना चाहिए, नॉट फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कि ये डीजल कार ही है, तो इसका यूजफुल लाइफ क्या हुआ, 10 ईयर गवर्नमेंट बोलता है। आफ्टर ए ईयर, कुछ सालों के बाद जो कार है अब ऐसे दिखने लगी, क्यों? क्योंकि चल रही है तो खराब तो होगी ही, बट अभी भी एसेट्स है कंपनी के लिए, मीन्स इसका अभी भी लाइफ बची है। एसेट मीन्स लाइफ बची है, अगर लाइफ नहीं बची होती तो एसेट ही नहीं होती, उसे तो कंपनी से बाहर निकाल देते और कबाड़े में बेच देते। तो लाइफ बची है तो ही तो एसेट्स है कंपनी के लिए, ठीक है। अब इस पे हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन, 60,000 रुपीज पर ईयर। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो 7 लाख रुपए को अब 10 साल से डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है। 70,000 रुपया। हो सकता है हमने इसे बेचा हो, 7 लाख रुपया है, जो 4 5 डिवाइड बाई 10 ईयर से इसे हाँ, मैंने नीचे कैलकुलेशन बताया तो देख लेते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ द कार इज 7 लाख, 10 लाख, 10 ईयर इसका लाइफ है, और 1 लाख इसकी स्लेवेज वैल्यू है, मीन 1 लाख रुपए बाद में हमें मिलेगा। ये देखो स्लेवेज वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपया इसका कॉस्ट हुआ। और 10 साल करते हैं तो 60,000 रुपया डेप्रीशिएशन क्रिएट होता है, देखो नीचे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डेप्रीशिएशन फॉर अ ईयर, हर एक साल डेप्रीशिएशन कितने से लग रहा है, 60,000 रुपये से। एसएलएफ मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, याद आ गया होगा आपको। तो अब कार की जो बुक वैल्यू है नेक्स्ट ईयर वो कितनी बची, 6,40,000 रुपया। और जो यार 60,000 है, इसे हम कहाँ दिखा रहे हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एज एन एक्सपेंसेस फॉर अ कंपनी, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंस है कंपनी के लिए। क्यों दिखाते हैं डिप्रिशिएशन के चैप्टर में समझेंगे। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो गए, तो ये बोलेंगे हम कि यह डेप्रिशिएशन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बाकी जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है वो नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। मैं आगे भी दिखा दूँ क्या समझाना है, एक्सपेंस को भी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस को हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। चलिए, थैंक यू, ध्यान लगा के पढ़ना आप लोग।